गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमको जो प्रॉफिट है उसको बेस बनाना होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर सबसे पहले नंबर का जो प्रॉफिट आपको यहाँ पर समझना है उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को यहाँ पर खरीदती है, तब उस समय वो एक कैलकुलेशन करती है कि इस फर्म को खरीदने से फ्यूचर में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को देख करके वो कंपनी उसको उसकी असेट के कंपैरिजन में ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने में सबसे पहली कैलकुलेशन जो हमारी होती है वो होती है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या फिर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मीनिंग आपको क्लियर करना है कि भविष्य में कंपनी इस बिजनेस को परचेज करने के कारण कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। ये स्टेप मैंने आपको सबको फाइल के अंदर बना के दे रखी है, आपको केवल नोट करना है, अभी आपको समझना है। एडजस्टेड प्रॉफिट को आप बोल सकते हो स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट को आप बोल सकते हो स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 3 में आपको कैलकुलेशन करना होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट को समझना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो हमको स्टार्टिंग करनी होती है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिलता है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। एक कंपनी एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, तो एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आपको गिवन रहेगा। ठीक है, और उस नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करके वाई लिमिटेड गुडविल का कैलकुलेशन करेगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहता है। ये वो नेट प्रॉफिट होता है जो जिस कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, जिस कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद रही है, उस कंपनी ने अपने प्रीवियस ईयर में 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में बिजनेस किया होगा, प्रॉफिट को कमाया होगा। और वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L, उससे उसने यहाँ पर नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया होगा। किसने? जिस कंपनी का टेक ओवर हो रहा है। ठीक है, तो उस नेट प्रॉफिट को हमको यहाँ पर बेस बनाना है, और उस नेट प्रॉफिट के अंदर हमको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। अब ये एडजस्टमेंट होते क्या हैं, तो आज तो हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट से समझेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। नेट प्रॉफिट के अंदर हमको कुछ आइटम ऐड करने होंगे, कुछ आइटम लेस करने होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमको ऐड करना क्या है। तो देखिए, जब कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया होगा, तब हो सकता है कि उसने कोई एबनॉर्मल नेचर के एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल नेचर के लॉसेस अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए होंगे। टेक्निकली आप बोल सकते हो आइटम विच ऑलरेडी डेबिटेड इन P&L अकाउंट। ऐसे आइटम जिनको कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है, उसको हमको ऐड करना है। अब उस आइटम की हमारे सामने एक लिस्ट है, तो ऐड करने में सबसे पहला आइटम आपको लेना है एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, यदि एबनॉर्मल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया हुआ है और उसको उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया है, तो वो एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल नेचर का लॉस हमको नेट प्रॉफिट के अंदर वापस से ऐड करना होगा। पहले ये डेबिट हो चुका है। ठीक है, डेबिट होने का मतलब होता है कि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसको आपने खर्चा मान करके डेबिट कर दिया। डेबिट करने से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट करने का मतलब प्रॉफिट कम होके आना, क्रेडिट करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ के आना। तो कंपनी ने जब अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया होगा, कंपनी ने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तब उसने अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर या एबनॉर्मल नेचर का लॉसेस
उसने अगर अपने P&L अकाउंट में डेबिट किया हुआ है तो वो आइटम आज उसको यहाँ पर ऐड करना होगा जब वो गुडविल का कैलकुलेशन कर रही है। अब एबनॉर्मल नेचर के एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है तो उसको भी आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल यहाँ पर कुछ ले रखे मैंने। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। देखिए, इसको हमने एबनॉर्मल क्यों बोलना है? नॉर्मल उसको बोलते हैं जो बार बार होता है। अब कंपनी ने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कोई असेट को सेल किया, तो क्या असेट को डेली बेस पर सेल करना होता है क्या? नहीं, कभी कभी। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, तो आपको इसका इलस्ट्रेशन, इसका एग्जांपल यहाँ पर समझना है। अगर कंपनी ने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है, किसी संपत्ति को बेचा है और संपत्ति को बेचने पर उसको लॉस हो गया और वो लॉस उसने डेबिट कर दिया, तो उस लॉस से क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया होगा। चूंकि ये एक एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमको इसको ऐड करना होगा। आया समझ में आपको यहाँ पर ये? ठीक है, अभी आपको याद करना है, समझना है कि एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं। एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल आपको याद रखना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये लॉस है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कंपनी ने इसको दिखाया होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे तब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको ये बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल नेचर का आइटम था कि एबनॉर्मल नेचर का। ये एक एबनॉर्मल नेचर का आइटम माना गया है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होते। हमको जो प्रॉफिट यहाँ पर बेस बनाना था, हमको जो प्रॉफिट यहाँ पर लेना है एडजस्टेड प्रॉफिट, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि ये एक एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर था जो डेबिट किया जा चुका है, इसलिए आज हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड बैक। क्या बोलते हैं इसको? ऐड बैक। ठीक है, आया समझ में आपको यहाँ पर? चलिए, अब पहला स्टेप हमने स्टार्ट किया, नेट प्रॉफिट लिया। नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया, क्या ऐड किया? एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखा हुआ देखिए, इफ डेबिटेड इन P&L अकाउंट। एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल नेचर के लॉस को अगर हमने हमारे लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया है तो हम उसको आज यहां पर ऐड करेंगे जब गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट है। जब एक कंपनी की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा उस समय हमको ये चेक करना होगा अगर उस कंपनी की करंट असेट की वैल्यू में कोई परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन दो तरह से होगा, या तो करंट असेट की वैल्यू बढ़ेगी या करंट असेट की वैल्यू कम होगी। ये हमको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, तो करंट असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट में 15,000 रुपए का दिखाई दे रहा है। जब दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी को टेक ओवर किया, खरीदा, उस समय स्टॉक का मूल्यांकन किया गया। अब स्टॉक का जब मूल्यांकन किया गया तो वो बैलेंस शीट में तो 15,000 का दिखाई दे रहा है, 15,000 का। लेकिन जब आज उसका मूल्यांकन जब किया जा रहा है तो वो स्टॉक हो गया 17,000 का, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई अचानक से। तो देखा जाए तो सीधे सीधे 2,000 रुपए का फायदा हुआ। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा। इसी प्रकार से डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर कोई करंट लायबिलिटी कम हो रही है, अब कम कैसे हो गई? बैलेंस शीट के अंदर मान लीजिए यहाँ पर एक क्रेडिटर्स है जिसको 16,000 रुपए का पेमेंट करना था, लेकिन जब गुडविल का मूल्यांकन किया गया उस समय पता लगा कि अब उसको पेमेंट करना है केवल 10,000 रुपए का। तो 16,000 के पेमेंट के बदले केवल 10,000 का पेमेंट ही करना पड़ेगा किसी क्रेडिटर्स को। तो इससे क्या होगा? सीधे सीधे प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसमें यहाँ पर कि आप जब स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करोगे, जिसका हेडिंग क्या होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट, उसमें आपको सबसे पहले किसको बेस बनाना है? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर रेडीली अवेलेबल रहेगा, उसमें आपको फिर कुछ समायोजन करने हैं, कुछ आइटम ऐड करने हैं, कुछ आइटम
लेस करने। तो ऐड करने में सबसे पहले आपको ये देखना होगा, अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल नेचर का कोई लॉस हमने हमारे P&L अकाउंट में पहले डेबिट कर दिया है जब हमने वो P&L अकाउंट बनाया था, तो आज हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था करंट असेट में अगर कोई वृद्धि होती है तो आपको उसको ऐड करना है। थर्ड पॉइंट, करंट लायबिलिटी में अगर कोई कमी होती है तो आपको उसको ऐड करना है। तो ये तीन आइटम आपको ऐड करने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेस करने की, कि हमको लेस क्या करना है। चलिए लेस में देखते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल नेचर का अगर कोई गेन आपको हुआ था, कंपनी को हुआ था, जिसको उसने अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। अभी हमने यहाँ पर ऐड करने के टाइम पे क्या बोला था, एबनॉर्मल नेचर का कोई लॉस। अब हम क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल नेचर का कोई गेन आपको हुआ था, कंपनी को हुआ था, जिसको कंपनी ने अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। तो आज हम उसको क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल जैसा भी हमने देखा था इसमें, यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। एबनॉर्मल लॉस किसको बोला था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे आपको एबनॉर्मल गेन किसको बोलना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने प्रीवियस ईयर में या फिर जिस ईयर का हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, उस ईयर में कोई संपत्ति को उसने बेचा था और संपत्ति को बेचने पर उसको प्रॉफिट हो गया था और उस प्रॉफिट को वो अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर चुकी है, तो जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तब हमको उस प्रॉफिट को यहां से लेस करना होगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल इनकम में किसको लिया, एक और एग्जांपल आपके सामने है, नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब ये होता है कि जो इनकम हमको फ्रिक्वेंटली होती है, रेगुलर होती है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग इनकम। और जो इनकम हमारा बिजनेस का नेचर ही नहीं है लेकिन फिर भी हमको इनकम हो रही है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। उसका एक और एग्जांपल है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से हमको कुछ इनकम होती है। ठीक है, तो उसको भी आपको यहाँ पर लेस करना है। तो जैसा हमने यहाँ पर ऐड करने वाला आइटम देखा था, वैसे आपको यहाँ पर तीन आइटम लेस करने वाले दिखाई देंगे। एबनॉर्मल इनकम को आपको लेस करना है, अगर करंट असेट कम हो रही है तो उसको आपको लेस करना है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको उसको लेस करना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था, जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है और उसको नोट करना है। एक बार देख लें आप, तीन आइटम आपको ऐड करने हैं, तीन आइटम आपको लेस करने हैं और इसकी डिटेल आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसको नोट करना है, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। ठीक है, चलिए ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। जब एक बार हमने नेट प्रॉफिट में ये ऐड लेस करके समायोजन कर दिए, ऐड लेस जो करना था वो हमने कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे सामने आएगा, ठीक है, तो जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो ये मान के चलिए आप कम से कम 3 से लेके 4 साल के प्रॉफिट हम यहाँ पर बेस बनाते हैं। एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड परचेस कर रही है तो एक्स लिमिटेड के हमको क्वेश्चन के अंदर 3 से लेके 4 साल या 4 से लेके 5 साल के प्रॉफिट मिलते हैं। पहली स्टेप में हमको इन चारों पांचों सालों के प्रॉफिट को सही करना होता है, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। सुनना समझना, पहले स्टेप में हमको 4 से लेके 5 साल के प्रॉफिट दिखाई देंगे। उन 4 से लेके 5 साल के प्रॉफिट को, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में हमको कुछ आइटम ऐड करने हैं, कुछ आइटम लेस करने हैं। ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिलती है। एक बार जब आपने 4-5 साल के प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं उसमें आपने एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर की स्टेज लगानी है। अब सेकेंड नंबर की स्टेज क्या होती है, सेकेंड नंबर की स्टेप होती है प्रॉफिट का एवरेज करना। पहले आपने क्या किया, 5 साल के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, पांचों साल के प्रॉफिट को आपने एडजस्ट किया। कैसे किया, स्टेप नंबर 1, कुछ आइटम ऐड हुए, कुछ आइटम लेस हुए। जब एक बार आपका वो प्रॉफिट 5 साल का एडजस्ट हो चुका है, अब आपको पांचों साल के प्रॉफिट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब उसका सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। अभी सिंपल एवरेज क्या है और वेटेड एवरेज क्या है, तो पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज की। 5 साल के प्रॉफिट है, मान लीजिए 2016
2017, 2018, 2019, 2020, ये 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं और आपने इन 5 साल के प्रॉफिट को स्टेप नंबर 1 में जाकर के एडजस्ट कर लिया। वो प्रॉफिट आपके सामने आते हैं। 2016 का प्रॉफिट मान लीजिए आपका आता है 3 लाख रुपए, 2017 का 2,80,000 रुपए। ऐसे 5 साल के प्रॉफिट आपके सामने है। तो 5 साल के प्रॉफिट को आप एक साथ ऐड करोगे और उसके बाद 5 से डिवाइड करोगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फिर से सुने, पहले आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, उसके बाद फिर जो ईयर आपके सामने है, चाहे वो 4 साल है या फिर 5 साल है, जो भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, फिर उन 5 साल के प्रॉफिट को आपको आपस में ऐड करना है। ठीक है, और जितने ईयर के वो प्रॉफिट है उतने ईयर से आपको उसको डिवाइड करना है। ये एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है जो आपको क्वेश्चन में समझना है। अब एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कब करना है, सिंपल एवरेज कब करना है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है। अगर प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जैसे यहां पर 2017, 2018, 2019 3 साल के प्रॉफिट हमने ले रखे। मान लीजिए 2017 के प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, 2018 के प्रॉफिट यहाँ पर 7 लाख रुपए, 2019 के प्रॉफिट यहाँ पर 9 लाख रुपए। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं क्या। देखिए 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख क्या बढ़ रहे हैं? हाँ। या कंटिन्यू कम हो रहे हैं क्या? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट के अंदर या तो बढ़ने का ट्रेंड है, कंटिन्यू बढ़ना या कंटिन्यू कम होना, तो फिर आप क्या करोगे? वेटेड एवरेज करोगे। और प्रॉफिट के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन मतलब 2017 में 5 लाख रुपए, 2018 में 4,80,000 रुपए, 2019 में 6 लाख रुपए, तो पहले प्रॉफिट बढ़े फिर कम हुए फिर बढ़े, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तब आप क्या करोगे? सिंपल एवरेज। अगर प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहे हैं, 3 साल के दे रखे हैं, तो 3 साल के प्रॉफिट आप देखोगे कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सिंपल एवरेज। लेकिन प्रॉफिट अगर यहाँ पर या तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं या कंटिन्यू कम हो रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कम हो रहे हैं, तब आपको वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और वेटेड एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको वो प्रॉफिट लेना है, 3 साल के प्रॉफिट यहाँ पर ले रखे हैं हमने। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से, और ये वेट आपको देने हैं 1, 2, 3, 4 के क्रम में। 17 का प्रॉफिट मान लो 5 लाख है, तो 5 लाख यहाँ लिखना है। ठीक है, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फिर 2018 का प्रॉफिट कितना था? 7 लाख रुपए, 7 लाख यहाँ लिखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। कितना हो गया? 14 लाख, 14 लाख रुपए। फिर 2019 का प्रॉफिट आपको देखना है 9 लाख रुपए, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, 27 लाख रुपए। फिर जो प्रोडक्ट आपने किया है गुणनफल, इसको आपको ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से। अब वेट का टोटल कितना है? 1 + 2 + 3, कितना हो गया? 6। उससे क्या निकलेगा आपका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, देखिए स्टेप है, स्टेप आपको याद करनी है, उसके बाद अप्लाई करनी है। अप्लाई हम यहाँ पर कल से ही करेंगे। ठीक है, आज आपको ये नोट करना है तीनों स्टेप। तो हमारी दूसरी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट है। सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं और वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं अगर प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो। जब एक बार हमने यहाँ पर प्रॉफिट को एवरेज कर लिया या फिर प्रॉफिट का वेटेड एवरेज कर लिया, अब हमारी लास्ट स्टेप होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपकी स्टार्टिंग कहां से हो गई? स्टेप नंबर 2 से। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? फिर से कुछ आइटम ऐड करना है, कुछ आइटम लेस करना है। तो पहले हम बात करते हैं ऐड करने की। देखिए स्टेप नंबर 3 आपकी यहाँ पर चल रही है। स्टेप नंबर 3 में हमने यहाँ पर बेस किसको बनाया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का मतलब क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड। अब किसको ऐड करना है? तो वो इंफॉर्मेशन अभी आपको याद करना है। पहले इंफॉर्मेशन, अगर कोई एक्सपेंडिचर जो अभी तक हो रहा था बट फ्यूचर में नहीं होगा,
एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। कोई एक्सपेंडिचर जो अभी तक तो हो रहा था लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा, ये स्टेप है जो आपको लर्न करनी है और फिर उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देख करके। कोई एक्सपेंडिचर जो एक्स लिमिटेड को अभी तक हो रहा था लेकिन जैसे ही वाई लिमिटेड उसको खरीदती है, अब वो खर्चा रुक जाएगा किसी कारण से, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, कोई एक्सपेंडिचर जो अभी तक हो रहा था लेकिन अब भविष्य में नहीं होगा, तो उसको हमको क्या करना है, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। कोई इनकम जो हमको अभी तक नहीं हो रही थी लेकिन अब भविष्य में हो जाएगी, उसको हमको ऐड करना है। अगर किसी असेट का वैल्यूएशन किया गया है, संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है और संपत्ति की वैल्यू कम हो गई, तो अभी तक ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा था लेकिन अब भविष्य में कम डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कंपनी को फायदा, उसका खर्चा बच गया, कौन सा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, आए समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हो। इसी प्रकार कुछ आइटम आपको लेस भी करने होंगे। अगर कोई एक्सपेंडिचर जो अभी तक नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है, एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन पास्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, अभी तक वो खर्चा नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में होगा, तो उसको आपको लेस करना है। इसी प्रकार अगर ये भी फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ओनर, ये आपको मैं क्वेश्चन के अंदर समझाता हूँ। उसके अलावा अगर कोई इनकम अभी तक हो रही थी लेकिन अब वो इनकम नहीं होगी, उसको हमको लेस करना है। तो आपको ये तीनों स्टेप समझनी होगी, तीनों स्टेप को आपको नोट करना होगा। एक बार मैं स्पीडली आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का दिया हुआ रहेगा। फिर आपको उस नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर कुछ समायोजन करने हैं, कुछ आइटम ऐड होंगे, कुछ आइटम लेस होंगे। उसके बाद जब आपका प्रॉफिट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको एवरेज प्रॉफिट सेकेंड नंबर के स्टेप को फॉलो करना है। और इसके अंदर या तो सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज अगर प्रॉफिट के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज, और प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो वेटेड एवरेज। फाइनली आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। इसमें आपको देखना होगा कुछ आइटम ऐड होना है, कुछ आइटम लेस होना है। ठीक है, तो ये आपको आज अपने रजिस्टर में नोट करना है। इसका पीडीएफ मैंने आप सभी को यहाँ पर सेंड